वेलकम टू द पॉइंट फार्मेसी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स की डेफिनेशन ये है, ड्रग्स दैट इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन यूज इन एडेमा एंड हाई ब्लड प्रेशर मोस्टली। डायूरेटिक्स वो वाले ड्रग है जो आपके यूरिन की जो है वो लेवल को इंक्रीज कर लेते हैं, यूरिन का जो वॉल्यूम होता है उसको इंक्रीज कर लेते हैं। फर्ज करें अगर नॉर्मली एक बंदा 8 ml यूरिन एक्सक्रीट करता है तो ये उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करके 16 ml कर लेगा, डबल कर लेगा। ठीक है, और ये किन किन कंडीशन में यूज होती है? जब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तो ये डायूरेटिक्स क्या करते हैं, आपके ब्लड में से मुख्तलिफ किस्म के आयंस और वाटर को जो है वो एक्सक्रीट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और एडेमा क्या है? ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपके बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनमें जो है वो फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है। वो टिश्यू क्या हो जाता है, स्वेल कर लेता है। तो ये क्या कर लेता है, उन टिश्यूज में से भी एक्सेसिव जो वाटर होता है या दूसरे फ्लूइड होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, एक्सक्रीट कर लेते हैं और उस टिश्यू की स्वेलिंग कम हो जाती है। डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म एक्शन को हम समझेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि डायूरेटिक्स किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, वहां पे अपना एक्शन शो करते हैं। नेफ्रॉन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिन्हें मैंने रेड मार्कर से शो किए हैं। ये सारे असेंडिंग, डिस्टल, प्रॉक्सिमल, लूप ऑफ हेनले, कनेक्टिंग डक्ट्स, ये उसके पार्ट्स हैं। वहां पे ये ड्रग्स अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। तो चलिए ड्रग्स भी देखते हैं और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखते हैं। जब कभी आप आते हैं किसमें, नेफ्रॉन के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में, यानी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लेते हैं तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में उसका हमें ल्यूमन, एपिथेलियल सेल और ब्लड वेसल्स हमें नजर आते हैं। अब ये ड्रग कैसे अपना इफेक्ट शो करता है, यहां पर आप देखिए ल्यूमन में आपके पास 3 किस्म के आयन मौजूद है, सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम। ये आयन ल्यूमन से होते हुए एपिथेलियल सेल में जाएंगे, यहां पे आ गए। एपिथेलियल से होते हुए ये ब्लड में चले जाएंगे, यानी ब्लड में सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। अब इंक्रीज होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो सकता है, आपको एडेमा भी हो सकता है। हम नहीं चाहते कि आपको ब्लड प्रेशर हो और एडेमा हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हम हाई सीलिंग लूप डायूरेटिक्स को यूज करते हैं। हाई सीलिंग लूप डायूरेटिक्स आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एक्शन शो करते हैं, यानी कि अगर आप इनको यूज करेंगे, इन हाई सीलिंग लूप डायूरेटिक्स की एग्जांपल है आपके पास फ्यूरासेमाइड। फ्यूरासेमाइड कैसे अपना मैकेनिज्म एक्शन शो करता है कि ल्यूमन के यहां पर ल्यूमन पे एक ट्रांसपोर्टर होता है या गेट होता है जिसका नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये एक दरवाजा है, ये इस दरवाजे से होते हुए ल्यूमन से या फिल्ट्रेट से ये होते हुए ब्लड के अंदर जाएंगे। वहां पे आपका क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। हम इस दरवाजे को ही बंद कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्यूरासेमाइड, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ब्लड के अंदर नहीं जा पाएंगे और ये यूरिन में, ल्यूमन में ही यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। वही वाली बात इसने डेफिनेशन को सूट किया। ल्यूमन में एक्सक्रीट, यूरिन में एक्सक्रीट होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक है, सेम यही मैकेनिज्म एक्शन दूसरे एक ड्रग पे भी सूट करता है, उसका नाम है थायाजाइड्स। थायाजाइड्स थायाजाइड नेफ्रॉन के किस पार्ट पे अपना मैकेनिज्म एक्शन शो करते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। यहां भी सेम वही आपके पास आ जाते हैं, ल्यूमन, एपिथेलियल सेल, ब्लड वेसल्स, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है किसका, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। इधर भी ल्यूमन में क्या है, सोडियम है, क्लोराइड है। अब सोडियम ल्यूमन से होते हुए एपिथेलियल सेल में आएगा और क्लोराइड भी इसी तरह एपिथेलियल सेल में आ जाएगा। वहां से होते हुए ये ब्लड वेसल में चले जाएंगे, वहां पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, आपको एडेमा भी हो सकता है। हम नहीं चाहते कि यहां ब्लड वेसल में आ जाए, हम इसी दरवाजे को ही बंद करना चाहते हैं। तो हम इस दरवाजे का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। इस ट्रांसपोर्टर को हम बंद करेंगे किसके थ्रू, थायराइड में आपके पास आता है हाइड्रोक्लोरथायराइड ड्रग के थ्रू। ये दरवाजा बंद हो जाएगा तो ये ब्लड में नहीं जा पहुंचेंगे, इधर ही ल्यूमन में आपके पास एक्सक्रीट हो जाएंगे किसमें, यूरिन में। ये दूसरा आपके पास क्लासिफिकेशन था।
तीसरा आपके पास आ जाता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, जो कहां पे एक्ट करते हैं नेफ्रॉन में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले में। इनमें आपके पास क्या होता है, इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि इनको ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्यों कहते हैं। क्योंकि ये ऑस्मोटिक रूल को फॉलो करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जितने ज्यादा सोल्यूट होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। जितना वाटर आपके पास इंक्रीज होगा, इस तरह हम इसको समझते हैं, जितना वाटर इंक्रीज उतना आपके पास क्या इंक्रीज, जितना सोल्यूट इंक्रीज होगा उतना ही वाटर इंक्रीज होगा। तो सेम यही मैकेनिज्म एक्शन ये ड्रग्स फॉलो करते हैं। अब यहां पे आप देखें कि ब्लड में अगर आपके पास क्या है, सोल्यूट है, यहां पे मैंने 3 डॉट शो किए, सोल्यूट शो कर रहा है। यहां पे अगर 3 डॉट है तो यहां पे वाटर फर्ज करे 3 है, 3 डॉट्स और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ल्यूमन के अंदर मैंने कितने यहां पे शो किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट्स मैंने शो किए हैं। ये सोल्यूट को शो कर रहा है और हम यहाँ पर मेनिटोल जो ड्रग आता है यहाँ पे ऐसा सोल्यूट हमने कंसिडर किया है। ये मेनिटोल क्या करेगा, ये मेनिटोल ब्लड वेसल से वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा और अट्रैक्ट करने के बाद अपने साथ यूरिन में जो है वो इसको यूरिन में एक्सक्रीट कर लेगा। ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, कम होने के बाद आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसने ऑस्मोटिक रूल को फॉलो किया, यानी जितने ज्यादा आपके पास क्या होंगे, सोल्यूट होंगे, ब्लैक डॉट्स आपको सोल्यूट शो कर रहे हैं, उतने ही ज्यादा वो अपनी तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा और उनको यूरिन में जो है वो एक्सक्रीट करेगा और आपका ब्लड प्रेशर कम, आपका एडेमा कम, आपको हार्ट की बीमारियां नहीं होगी। तो इसके बाद आपके पास आता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, जो कहां पे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं, नेफ्रॉन में, डिस्टल ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, इनकी अगर हम वो समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, तो आपने इसको एक सिंपल से फास्ट समझने, जो हमारे डेली लाइफ एक्टिविटीज में है। हम क्या करते हैं कि अगर हमारी किसी के साथ नहीं बनती तो वो क्या कहता है, अगर तुम अंदर आओगे तो मैं बाहर जाऊंगा, तुम अंदर आओगे मैं बाहर जाऊंगा। वही वाला सीन इसमें भी है। चलिए देखते हैं दोस्तों, जब कभी सोडियम बाहर से अंदर आएगा, यानी ल्यूमन से एक्स्ट्रा एपिथेलियल सेल्स में आएगा, एपिथेलियल सेल्स में आने के बाद ये ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, यानी कि सोडियम बाहर से अंदर आया ब्लड वेसल में। अब ब्लड वेसल में तो ऑलरेडी पोटेशियम मौजूद है। वो क्या कहेगा, अगर सोडियम कहेगा कि अगर तुम अंदर आओगे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। ल्यूमन सोडियम पोटेशियम की जगह आएगा और पोटेशियम सोडियम की जगह आएगा, यानी कि सोडियम ल्यूमन से आते हुए ब्लड वेसल्स में आएगा और ये ब्लड वेसल में ऑलरेडी मौजूद है, तो ये अपनी जगह छोड़कर ल्यूमन में चला जाएगा, जहां पे ये क्या हो जाएगा, यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो यहां पर पोटेशियम की कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको पोटेशियम आयन की कमजोरी हो सकती है, पोटेशियम आयन की वीकनेस, आयन की वजह से वीकनेस हो जाती है। हम नहीं चाहते कि पोटेशियम आयन ब्लड में कम हो, हम चाहते हैं कि पोटेशियम आयन अपनी जगह पे ही रहे। तो हम क्या करेंगे कि पोटेशियम आयन का यहां से जो बाहर निकलने का दरवाजा है, हम उसे ही क्रॉस यानी बंद कर लेते हैं। जब हम उसको बंद कर लेते हैं, वो अपनी जगह पे ही रहेगा, ब्लड वेसल में ही रहेगा। और ये दरवाजा किस ड्रग के थ्रू बंद हुआ है, एमिलोराइड के थ्रू बंद हुआ है। जब वो अपनी जगह पे ही रहेगा, यानी ब्लड के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा ल्यूमन में, तो लाजमी बात है ये उसका मुखालिफ है सोडियम का। जब ये अपनी जगह पे रहेगा तो सोडियम अब नहीं आ सकता ल्यूमन में, तो सोडियम क्या कहेगा, वो एक्सक्रीट हो जाएगा इन द यूरिन। ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको समझा दिया। अब हम आते हैं स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन की तरफ। स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन का भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इजी है। ब्लड के अंदर क्या होता है, एल्डोस्टेरोन होता है, जिसे मैंने ब्लैक स्टार से शो किया है। ये क्या करता है कि ये एल्डोस्टेरोन एड्रेनल ग्लैंड से आता है ब्लड में। ब्लड में आने के बाद इसका रिसेप्टर कहां पे होता है, एपिथेलियल सेल्स में होता है। ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद ये क्या होता है कि न्यूक्लियस में एक डीएनए होता है, उस डीएनए को एक्टिव कर लेता है। ये डीएनए मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस कर लेता है। ये मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होने के बाद एक पंप को प्रोड्यूस करते हैं, पंप की फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। और ये पंप बनने के बाद क्या होता है कि ये सोडियम और पोटेशियम इससे अंदर जा सकते हैं,
इस पंप से ब्लड के अंदर जा सकते हैं और ब्लड में आपका इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। हम नहीं चाहते कि इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, हम इस पंप को बनाने ही नहीं देंगे। हम इस पंप को बनाने कैसे नहीं देंगे, हम इस एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को ही बंद कर लेंगे। जब हम इसको क्रॉस कर लेंगे, बंद कर लेंगे, तो आगे सारे का सारा साइकिल ही नहीं होगा। जब पंप नहीं बनेंगे तो सोडियम अंदर नहीं जा पाएंगे और आपका इस तरह से क्या होगा, ब्लड के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, CAI। इधर भी सेम वही मैकेनिज्म एक्शन है, तुम अंदर आए मैं बाहर जाऊंगा, यही सेम मैकेनिज्म एक्शन है। यहां क्या क्या होता है कि सोडियम ल्यूमन से आता है एपिथेलियल सेल्स में और हाइड्रोजन एपिथेलियल सेल से ल्यूमन में आ जाता है, वही सीन है। तुम अंदर मैं बाहर, ये वाला सीन है। तो यहां पे क्या होता है कि सबसे पहले हाइड्रोजन आयन आपको नजर आ रहा है कहां पे, एपिथेलियल सेल्स में। हाइड्रोजन आयन एपिथेलियल सेल से होता हुआ कहां जाएगा, ल्यूमन में जाएगा। और सोडियम आयन क्या होगा, ल्यूमन से एपिथेलियल सेल में आएगा। ऑपोजिट है, आपको यहां तक समझ आ गई। अब हम आगे जाते हैं कि जब कभी ये सोडियम अंदर आ गया तो आने के बाद ये क्या होगा, एक गेट के थ्रू ब्लड वेसल में जाएगा जिनका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टर है। यहां से जाएगा ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जाने के बाद ये बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड हो जाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। ब्लड के अंदर जाने के, ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनने के बाद आपके ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। ये हम नहीं चाहते कि ये आयन ज्यादा हो जाए, तो हम क्या यूज करते हैं, ये ड्रग्स यूज करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, CAI। अब ये इसने तो ये चीज बना लिया। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन जब कभी एक्स्ट्रा जो एपिथेलियल सेल्स हैं वहां से कहां जाएगा, ल्यूमन जाएगा। ल्यूमन में जाने के बाद ये हाइड्रोजन किसके साथ बाइंड करेगा, मैंने यहां प्लस साइन शो किया है, ये सेम बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड करेगा। सोडियम ने अगर बाइकार्बोनेट आयन के साथ बाइंड किया तो उसने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया। अगर हाइड्रोजन किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, HCO3 बनाएगा। अब HCO3 तो बन गया, अब इसने क्या करना है, ये HCO3 जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। किस एंजाइम के थ्रू, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के थ्रू। क्या क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्रॉस पे भी आपने फोकस नहीं करना, ये बात की बात है, मैं बता रहा हूं आपको। ये कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद क्या करेगा, एंटर हो जाएगा एपिथेलियल सेल्स में। एपिथेलियल सेल्स में ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, उसके साथ मिल जाएगा, दोबारा से कार्बोनिक एसिड बना लेगा। किसके थ्रू, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के थ्रू। इधर भी आपने क्रॉस को फोकस नहीं करना, ये बात की बात है। ये कार्बोनिक एसिड बनने के बाद डिसोसिएट हो जाएगा। मैंने यहां माइनस से आपको समझाने के लिए शो किया है, किस केस में, बाइकार्बोनेट में और हाइड्रोजन आयन में। अब यहां से वही साइकिल वाला किस्सा शुरू हो गया। यही हाइड्रोजन आयन दोबारा से ल्यूमन में जाएगा, ठीक है, और ल्यूमन से सोडियम आयन अंदर आएगा और सेम यही प्रोसेस करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। हम नहीं चाहते कि ये साइकिल रिपीट हो जाए। हम क्या करते हैं, इन एंजाइम्स को ही हम क्या कर लेते हैं, इनहिबिट कर लेते हैं। क्रॉस इनहिबिट किया तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसकी डिहाइड्रेशन नहीं होगी, ये डिहाइड्रेट नहीं होगा कार्बोनिक एसिड, और यहां पे इस कार्बोनिक एसिड जो इंट्रासेलुलर है इसकी वजह से ये जो है वो रिहाइड्रेट नहीं होगा, और रिहाइड्रेट के बाद कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा तो हाइड्रोजन आयन नहीं आएगा। हाइड्रोजन आयन नहीं होगा तो ये बाहर नहीं जा पाएगा। जब ये बाहर नहीं जा पाएगा तो सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा। सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा तो आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर, ये चीज नहीं बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा और आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, नॉर्मल होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर फिर भी आपको इस लेक्चर में डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां से भी मैं आपको इस लेक्चर को समझा सकता हूं। थैंक यू वेरी मच।